इस टॉपिक को आप माइक्रोबायोलॉजी की बुक के पेज 11 पे देखेंगे, बैक्टीरिया। पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। द बैक्टीरिया was discovered by Levin van Hoek in 1673. He named them little animal. In 1773, a Danish scientist, Frederick Muller, named them bacilli. And in 1850s, French biologist Casimir Bevin named them bacteria. तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी के हवाले से जो है 3 इवेंट जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहली बात तो ये कि इसको कब डिस्कवर किया गया और किसने डिस्कवर किया, और इसका पहली दफ़ा जो है नाम क्या रखा था जिसने इसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट ये कि इसका नाम बेसिलाई कब रखा गया और किसने रखा, और थर्ड पॉइंट ये कि इसका नाम बैक्टीरिया किसने और कब रखा। तो बैक्टीरिया जो है ये डिस्कवर किया लेवन वैन हॉक ने 1673 में, और उसने बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइम जो नेम रखा वो था लिटिल एनिमल। तो उससे तकरीबन बल्कि एक्यूरेट 100 साल बाद 1773 में डेनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिलर ने बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम दिया। फिर बाद में 1850s में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट कैसिमर बेवन ने बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया का टर्म सबसे पहले कैसिमर बेवन ने इस्तेमाल किया था और 1850 में इस्तेमाल किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरिया की डेफिनेशन को। तो बैक्टीरिया को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो दी मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स characterized by the lack of membrane bound nucleus and membrane bound organelles। तो ये हमारा बैक्टीरिया का डेफिनेशन होगा। तो बैक्टीरिया को जब हम डिफ़ाइन करने जाएंगे तो 3 लफ्ज़ों पे हमारा जो है फोकस होगा कि ये एक तो माइक्रोस्कोपिक है, इसको आँख से नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पे मुश्तमिल ये जानदार है पूरा का पूरा। और तीसरे नंबर पे प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक जो है इस बेस पे कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है। अगर तो उसके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस मौजूद है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोटिक कहलाएगा। और अगर इसके अंदर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो फिर वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। तो इस हवाले से जो 5 किंगडम है सेलुलर वर्ल्ड के, उसमें एक किंगडम मुनेरा जिसमें बैक्टीरिया की तमाम स्पीशीज़ आ जाती हैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं। बाकी जितना सेलुलर वर्ल्ड है, प्रोटेस्टा है, उसमें जो है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, बाकी सारे के सारे जो है वो यूकैरियोटिक हैं। तो प्रोकैरियोटिक इस हवाले से हो गया ये। और कैरेक्टराइज्ड बाय वही बात कि दी लेक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस। इसके ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस जो है इसके बाहर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। The bacteria are descendants of earliest form of life and are unicellular. Prokaryotes are simple association of similar cells। तो बैक्टीरिया जो हैं जो ज़िंदगी की इब्तदाई अक़साम हैं उनकी पीछे की तरफ अगर जाएँ तो उनमें से एक से इसका ताल्लुक़ है और ये एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा, या फिर सिंपल एसोसिएशन सादा सा इश्तराक होता है सेल्स का 2 की शक्ल में, 3 4 की शक्ल में, 8 की शक्ल में, या स्ट्रिप चेन बना के इस तरह रह रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ और उसकी डिसेंडेंट से ताल्लुक़ रखना इसका, तो आपको पता है कि जो ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है या साख्त की या फंक्शन की वो सेल होता है। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के इकट्ठे होने से सेल ही बना जो फर्स्ट फॉर्म थी लाइफ की, और उसी स्टेज पे कुछ सेल्स ने इंडिविजुअली अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी जिनको हम माइक्रोब कहते हैं, और कुछ सेल्स जो हैं वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते थे, वो इकट्ठे हुए और उन्हें टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, सिस्टम से एक ऑर्गेनिज़म जो है बना। तो एक ऑर्गेनिज़म की अगर हम अर्लीस्ट फॉर्म की तरफ चले जाएँ तो वो सेल ही होता है। तो इसका ताल्लुक़ जो है इस हवाले से अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ यानी सेल से ही है, और ये एक सेल की सूरत में रह रहा होता है। प्रोकैरियोट तो है ही जिसके बारे में अभी हमने वजाहत की थी कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है यानी क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे सस्पेंडेड होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में।
और या तो ये फिर सिंगल सेल के तौर पे रह रहा होगा या इनके सेल्स के दरमियान एक सादा सा इश्तराक होगा, पेयर फॉर्म में होंगे, फोर की शक्ल में होंगे, चेन की शक्ल में होंगे, इस तरह से ये रह रहे होते हैं। अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। ये एक डायग्राम बैक्टीरिया की आपको नज़र आ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके बाहर जो हैं 3 बाउंड्री लाइंस हैं। बाउंड्री लाइंस के बाहर जो है प्रोजेक्शन है छोटे छोटे, और एक बड़ा प्रोजेक्शन मौजूद है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के हवाले से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक इसका स्ट्रक्चर्स वो हैं जो साइटोप्लाज्म के बाहर हैं, दूसरे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। और साइटोप्लाज्म से बाहर वाले ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर जो है ये सेल वॉल है इसका, और इसके ऊपर जो है ये इसका कैप्सूल है। तो ये इसकी 3 बाउंड्रीज हो गई, प्लाज्मा या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और इसका कैप्सूल। कैप्सूल के ऊपर आप ये छोटे छोटे उभार देख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे उभार हैं ये पिलाई कहलाते हैं, और इसमें एक बड़ा सारा उभार आप देख रहे हैं, एक दुम की तरह का प्रोजेक्शन इससे निकला हुआ है बाहर, ये इसका फ्लैजिला कहलाता है। तो ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए ये इसके एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखने जा रहे हैं, जिनको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें इसके अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड जो है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख रहे हैं कि इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है ऐसे सस्पेंडेड है, यानी इसके ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, और वो एरिया जहाँ पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो न्यूक्लियाइड कहलाता है। क्रोमोसोम्स के अलावा इसके अंदर कुछ और जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग होते हैं डीएनए के, जिनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। उसके अलावा इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, और ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस से जिनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनको न्यूक्लियन बॉडीज़ कहा जाता है, और वो इसके अंदर स्टोर न्यूट्रिशन होती है। उसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे फास्फेट के ज़ख़ायर होते हैं। वो जो छोटे छोटे फास्फेट के ज़ख़ायर हैं वो वल्यूटन कहलाते हैं। और इसका आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नेटोसोम है। मैग्नेटोसोम इस तरह से है जिस तरह हमारी एक हिस्स होती है जिससे हमें गर्मी का, सर्दी का, हरारत का, ठंडक का एहसास होता है। तो बैक्टीरिया की एक हिस्स होती है जिसका नाम मैग्नेटोसोम है, जो इसको इसकी सिमत का तयन करती है कि किस तरफ जो है हैबिटेट इसके लिए प्रेफरेबल है, और किस तरफ जो है इसके लिए टॉक्सिन या ख़तरनाक माहौल है। तो ख़तरनाक माहौल से मूव करके ये उस तरफ जाता है जहाँ पे हैबिटेट इसके लिए फेवरेबल होता है। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम एक सिंपल तरीके से देखते हैं। इसके एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इसकी सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद इसके अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर बाद इसके ऊपर जो है फिर कैप्सूल होता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इसके अंदर ऊपर छोटे छोटे पिलाई हैं प्रोजेक्शन जिन्हें हम पिलाई बोलते हैं, और 5वें नंबर पे इसका बड़ा सा प्रोजेक्शन है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स का छोटा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर्स होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। बैक्टीरिया का कैप्सूल जो है वो ग्लाइकोकैलेक्स का बना होता है जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड एक्सट्रीन भी होता है। पिलाई जो छोटे छोटे उभार हैं ये सेल टू सेल कनेक्शन के लिए मखसूस हैं, और फ्लैजिला जो है इसकी मूवमेंट का ज़िम्मेदार है चूँकि इसके अंदर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन फ्लैजिलिन पाई जाती है और इसकी लोकोमोशन का ज़िम्मेदार है। अब हम देख रहे हैं इसके इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे इसका साइटोप्लाज्म है जो सेमी फ्लूइड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स जिस एरिया में पाए जाते हैं वो उसका न्यूक्लियाइड कहलाता है। तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग है डीएनए के, ये प्लाज्मिड्स कहलाते हैं, और ये इसको रेजिस्टेंस दिलवा रहे होते हैं, तो इनको आर फैक्टर भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, दानेदार स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से मखसूस हैं। पांचवा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्क्लूलिन बॉडीज़ हैं। इन्क्लूलिन बॉडीज़ जो है इसके अंदर स्टोर न्यूट्रिशन होती है। छठा इसका स्ट्रक्चर जो है ये डिपोर्ट्स ऑफ फास्फेट के ज़ख़ायर हैं फास्फेट के, और ये जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। और 7वें नंबर पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेटोसोम। तो यहाँ पे आप सिर्फ
इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सिर्फ तैयार करेंगे, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के 5 कंपोनेंट और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के 7 कंपोनेंट। तो इस तरह से आज का जो हमारा